बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 5 अगस्त सन 1997 को राजीव राय पर हमले के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने सालम से फ़ोन पर राब्ता करके इससे फिल्म इंडस्ट्री के अफराद को निशाना बनाने की बाबत मालूमात हासिल करना चाहिए। उस वक्त सालम ने उसे बताया, शबाश गई या राजीव राय को मारने का मेरा कोई इरादा ना था, मैं तो सिर्फ उन्हें डराना और धमकाना चाहता था। अलबत्ता अगले हफ्ते तक इंतज़ार करो, मेरे शूटर्स एक अहम फिल्मी शख्सियत को लुढ़काने वाले हैं। इस मर्तबा मेरा मकसद महज डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक वाज़ेह पैगाम देना है। इस बातचीत के ख़त्म होते ही इस रिपोर्टर ने टैक्सी ली और क्रैफोर्ड मार्केट के करीब वाक़या क्राइम ब्रांच के दफ्तर जा पहुंचा। इस रिपोर्टर ने सालम और इसके माबैन होने वाली गुफ्तगू तफसील के साथ क्राइम ब्रांच के चीफ रंजीत सिंह शर्मा को सुना दी। शर्मा ने इस मसले को इंतहाई संजीदगी से लिया और इसी वक्त ज़ाती तौर पर तमाम क्राइम यूनिट्स के चीफ अफसरान को आगाह कर दिया। इस फ़ोन के बाद बॉलीवुड की मारूफ शख्सियात को फ़ौरन ही सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सरबराह पहलाज नहनानी को भी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। अलबत्ता शर्मा से ये गलती हुई कि इसने मारूफ फिल्म साज गुलशन कुमार को सिक्योरिटी फराहम नहीं की। बात दरअसल ये है कि महकमा पुलिस में किसी के जहन में ये बात तक न आई कि कुमार को भी टारगेट किया जा सकता है। बहुत बाद में जब सालम को गिरफ्तार कर लिया गया तो दौरान तफ्तीश इसने बताया कि इसने गुलशन कुमार से 5 लाख रुपए माहाना की डिमांड की थी। गुलशन कुमार ने बड़े तमतराक के साथ कहा कि दाऊद इब्राहिम गैंग को पैसे देने से बेहतर है कि मैं ये रकम माता विष्णु देवी के मंदिर पर चढ़ा दूं। सालिम को एक जानिब तो कुमार के इनकार का गुस्सा था और दूसरी जानिब जिस अंदाज से इसने इनकार किया था, इसने जलती पर तेल का काम किया। सालम ने कसम खा ली कि विष्णु के मंदिर के सामने ही गुलशन कुमार को मारेगा। हर रोज़ काम पर जाने से पहले गुलशन कुमार महादेव के मंदिर बामुकाम अंधेरी हाजिरी के लिए जाया करता था। दरअसल महादेव मंदिर पर हाजिरी के बाद वो दिन का आगाज़ किया करता था। रोज़ रोज़ की धमकियों से आजिज़ आकर गुलशन कुमार ने अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया था। अलबत्ता गुज़श्ता चंद दिनों से गार्ड बीमारी की वजह से छुट्टी ले चुका था और कुमार बगैर गार्ड के ही घूमता फिरता था। 12 अगस्त सन 1997 के दिन भी गुलशन कुमार अपने गार्ड के बगैर घर से निकला था। सालम ने अपने शूटरों को हुक्म दिया कि मंदिर के सामने ही गुलशन का काम तमाम कर दें। अपनी अना की तस्कीन के लिए इसने अपने शूटरों को ये हुक्म भी दे रखा था कि जब गुलशन कुमार को गोलियां लगें और वो तड़प तड़प कर जान देने लगे तो मोबाइल फ़ोन पर इसे गुलशन कुमार की आवाज़ें भी सुनाएं। उस रोज़ भी गुलशन कुमार अपने मामूल के मुताबिक दिन का आगाज़ करने के लिए मंदिर हाजिरी देने गया था। वो काफ़ी देर मंदिर में रहा और इसके बाद बाहर आया। इस दौरान राजा नामी शूटर मंदिर से कुछ दूर हटकर खड़ा गुलशन कुमार का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही राजू ने गुलशन कुमार को मंदिर से बाहर आते देखा, इसने कुमार पर फायरिंग कर दी। राजू एक अच्छा शूटर था। इसकी गोलियां कुमार के बाजू और कमर पर जा लगीं। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और फुआरे की मानिंद खून इसके जिस्म से बह निकला। जख्मी होने के बावजूद गुलशन कुमार ने हिम्मत दिखाई और छुपने की खातिर किसी जगह की ओर तलाश करने लगा। इसी असना में इसे पब्लिक बैतुल खला नजर आ गई और वो वहां जा घुसा, लेकिन कातिल ने इसका पीछा न छोड़ा और इसके पीछे वहां पहुंच गया और इस पर गोलियों की बौछार कर दी। इतनी गोलियां लगने के बावजूद गुलशन कुमार अपनी जान बचाने के लिए रेंगता रहा। इसके जिस्म से खून और जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे। गुलशन कुमार ने करीब ही एक रिहायशी बुढ़िया के सामने हाथ जोड़कर कहा कि इसे अंदर आने दे और दरवाज़ा बंद कर ले। बुढ़िया ने जख्मों से चूर और खून में लथपथ कुमार को देखा तो सकते में आ गई। इस दौरान राजा ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किए रखा कि सालम फ़ोन पर सब कुछ सुनता रहा कि कुमार किस तरह तड़प तड़प कर और एक एक दरवाजे पर ज़िंदगी की भीख मांग कर अपनी जान दे रहा था। और बिला आखिर कातिल ने फैसला किया कि अपने काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। ये सोचते ही राजा इस बुढ़िया की कुटिया में जा घुसा
और अपने पिस्तौल की तमाम गोलियां गुलशन कुमार के बदन में उतार दीं। गुलशन कुमार चंद लम्हों में हलाक हो गया और कातिल इसे वहां छोड़कर फरार हो गया। ये दास्तान अंधेरी की गलियों में दिन दिहाड़े 15 से 20 मिनट तक रकम की जाती रहीं और सब कुछ लोगों की कसीर तादाद के सामने होता रहा, लेकिन खौफ और दहशत का अवाम पर यह आलम था कि किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर इन गैंगस्टरों को रोक लेते या कम अज़ कम फ़ोन पर पुलिस को इतला ही कर देते। बिला आखिर एक ऐसा शख्स जो ज़मीन की खाक से उठकर कामयाबियों के आसमान तक पहुंचा था, ख़त्म हो गया। जिस शख्स ने अपनी दौलत इस शहर के बासियों की मदद के लिए दिल खोल कर खर्च की थी, आज इस शख्स की मदद के लिए शहर का एक भी बासी आगे ना बढ़ा और गुलशन कुमार ने बेयारो मददगार बम्बई शहर की गलियों में जान दे दी। गुलशन कुमार को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया था, इससे पूरे भारत में गमो गुस्से की एक लहर दौड़ गई और सब सकते में आ गए। बम्बई के लोगों ने अंडरवर्ल्ड के लोगों के हाथों पहले भी लोगों को कत्ल होते देखा था, बल्कि ये तो अब इनके लिए एक मामूल की बात बन चुकी थी। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ गुलशन कुमार की जान ली गई थी, इसने बेरहमी के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अबू सालम की सफाकियत होटलों से लेकर पार्लिमान के ऐवानों तक में ज़ेरे बहस आई। हर शख्स एक ही मौजू पर बहस करता नजर आ रहा था, यानी सालम की बेरहमी। उस वक्त की मखलूक हुकूमत के वज़ीर आज़म गुजराल ने इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। गुजराल ने कहा, इस किस्म के बेहमाना जुर्म की एक मुहज़्ज़म मुआशरे में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिलखसूस एक ऐसे शहर में जो कि अपनी समाजी शऊर और नज़्म ज़ब्त की वजह से जाना जाता है। गुजराल का ये बयान इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खियों में देखा गया। गुजराल ने मज़ीद कहा कि इस शख्स ने मौसीकी की दुनिया में अपने लिए एक मुनफरिद मुकाम कायम कर रखा था और मौसीकी के चाहने वाले खुद को कभी भी इस सदमे से आज़ाद न कर पाएंगे। इस बेईमाना कत्ल पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग भी सहम गए थे। उन्होंने तो इस किस्म के कत्ल का कभी फिल्मों की स्टोरी में भी ना सोचा था। डायरेक्टर महेश भट्ट ने कुमार के लिए फिल्म आशिकी की डायरेक्शन दी थी। इस मौके पर महेश भट्ट ने कहा, गुलशन कुमार को कत्ल करने का मतलब ये है कि आपने इंटरटेनमेंट की दुनिया के अजीम तरीन लोगों में से एक का कत्ल किया है। महेश भट्ट ने मजीद कहा कि गुलशन कुमार को कत्ल करने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम सब गोलियों की जद में हैं और उन्होंने अपना कहा साबित भी कर दिया। इस वक्त पूरी फिल्मी दुनिया खौफो हरास के आलम में है। एक मरतबा फिर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अबू सालम का नंबर मिलाया और पूछा कि क्या यही वो कत्ल था जिसके बारे में तुमने इतला दी थी, लेकिन इस मरतबा अबू सालम की आवाज़ में वो दादागिरी की अकड़ मौजूद ना थी, क्योंकि इसके अपने गैंग ने इसे कैद कर रखा था। बम्बई माफिया इस बेईमाना कत्ल पर ना सिर्फ शशदर बल्कि परेशान भी थी कि जुमा 8 दिन के इस लड़के ने शहर में इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली। दाऊद इब्राहिम गैंग के कारिंदे भी इस कार्रवाई के बाद से कुछ सहमे हुए थे। तमाम कार्रवाइयाँ कुछ अरसे के लिए मुअत्तल थीं। रिपोर्टर ने इस मरतबा महसूस किया कि सालम की आवाज़ में अकड़पन और अथॉरिटी बिल्कुल गायब थी, बल्कि वो तो बात करते हुए भी कुछ कतरा सा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर को इस फ़ोन कॉल के बाद किसी धमाका खेज खबर की तवक्का थी, जो कि अगले दिन के अखबार की सुर्खी में जाहिर हुई। अलबत्ता इसे सालम की जानिब से इस किस्म के लबो लहजे की हरगिज़ तवक्का ना थी। नीज़ जो कुछ सालम ने रिपोर्टर को बताया, इसकी तो इसे हरगिज़ तवक्का ना थी। रिपोर्टर को इस बात का अंदाज़ा भी ना था कि इसे मिलने वाली धमाका खेज खबर क्या होगी। सालम ने कुछ धीमे धीमे से अंदाज में एक नाकाबिले यकीन खबर अखबारी रिपोर्टर को दी। उसने कहा, यह कत्ल लाल कृष्ण अडवाणी ने कराया है। तुम अडवाणी को फ़ोन क्यों नहीं करते? तुम ये सब बातें इससे खुद क्यों नहीं पूछते? फ़ोन की दूसरी जानिब खड़े रिपोर्टर की ज़ुबान पर गोया के ताला सा लग गया और इसे महसूस हुआ कि वो सकते के आलम में है, क्योंकि अबू सालम ने जो नाम लिया था वो भारत का एक बड़ा नाम था जिसकी अखबारी रिपोर्टर को उम्मीद न थी। जारी है।